अध्याय 4 पहली उड़ान। जीवन में 2 अवसरों पर शून्य हो जाने की अनुभूति की मेरी स्मृति मेरे मन में स्पष्ट रूप से अंकित है। पहली तो तब जब मैं ऑस्ट्रेलिया की उड़ान पर था और दूसरी तब जब उसके 12 वर्षों बाद मैंने संन्यास लिया। नहीं, यह कोई शारीरिक जड़ता नहीं थी, बल्कि एक किस्म का भावनात्मक पक्षाघात था। मुझे भावना की कोई अनुभूति नहीं हुई। मेरे परिवार के कुछ मित्रों सहित मेरे पारिवारिक सदस्य हवाई अड्डे पर मुझे विदा करने आए थे। हालांकि वे कुछ कह नहीं रहे थे, पर उनकी आंखें न जाने कितना कुछ कह रही थीं। मैं हजारों मील दूर की एक मंजिल पर जा रहा था और कब लौटूंगा यह कुछ पता न था। इसके पहले मेरे परिवार से कभी किसी ने हवाई यात्रा नहीं की थी। देश से बाहर जाने का तो प्रश्न ही छोड़ो। हवाई अड्डे पर उन्होंने मेरी निकट आती विदा वेला को छोड़कर हर किस्म के मुद्दे पर बातें की। वे उस बिंदु के विषय में सोचना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरे भविष्य के विचारों की ट्रेन पर केवल चिंताओं, असुरक्षाओं तथा वियोग की सवारियां के अलावा और कुछ न था। मुझे याद है, सुरक्षा जांच से गुजरते हुए मैंने उन सबको शुभ विदा कहा। मेरे सभी प्रियजन मुझे देखते हुए चुपचाप खड़े थे। मैं आशान्वित किंतु असहाय दिख रहा था, जबकि वे उदास और असहाय से थे। नई दिल्ली से सिडनी की उड़ान मेरे लिए छोटे से रोमांच की तरह थी। यह रोमांच 5 वर्ष की आयु में पुस्तकों की दुकान के पहले दर्शन या पुस्तकालय के पहले दौरे जितना रोमांचकारी न था। वे तो आनंदित करने वाली खोजें थीं और वहाँ कोई भ्रमित करने जैसी बात न थी। यहाँ तो मैं वे चीज़ें कर रहा था जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं किया था, जैसे सीट बेल्ट बांधने की विधि आजमाना अथवा यह समझने की कोशिश करना कि पेपर बैग का क्या प्रयोजन है। मुझे यह नहीं पता था कि क्या वे खाने पीने की चीज़ों के भी पैसे लेते हैं, अथवा यह कि उस छोटे से रेस्ट रूम के भंडार में क्या चीज़ें थीं। सबसे बढ़कर मैं यह नहीं जानता था कि ऑस्ट्रेलिया में मेरे लिए क्या प्रतीक्षारत था। मेरे मन में भविष्य के बारे में सब तरह के विचार, अच्छे और बुरे, आते रहे। हालांकि मैं चिंतित अथवा घबराया हुआ न था। मैं अपने सामने आने वाले प्रत्येक संघर्ष का सामना करने के लिए आंतरिक रूप से तैयार था। मैं बस थोड़ा शांत था। हमेशा से यही मेरा तरीका था। भीषण कठिनाई, अत्यंतिक आनंद अथवा एक अपरिचित भावना के आने पर मैं बस शांत हो जाया करता हूँ। यह चुप्पी मेरे द्वारा अनुभूत की जा रही भावना को जज्ब होने और मुझे सोचने का समय देती है। मैंने अपने सहयात्रियों से कोई भी बातचीत न की, न कोई सिनेमा देखा, न ही संगीत सुना। मैं शांत भाव से अपने सपनों में विचार मग्न रहा। मुझे याद है, जब कॉलेज का दाखिला तथा यात्रा का प्रबंध करने वाले एजेंट ने मुझे यह जानकारी दी कि कॉलेज मेरे लिए होम स्टे किसी परिवार के साथ रहना की व्यवस्था करेगा, तो मेरे उत्साह की सीमा न रही। मैं एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार के साथ रहने वाला था। इस तरह की व्यवस्था मुझे ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति के बारे में सीखने का एक अवसर दे सकती थी। मैं यह जानकर भी प्रसन्न था कि उस परिवार के लिए मेरा शाकाहारी भोजन की कोई समस्या नहीं बनेगा। हम लोग कॉलेज प्रशासन को एक फैक्स भेज चुके हैं और वह हवाई अड्डे पर तुम्हें लेने के लिए किसी व्यक्ति की व्यवस्था करेगा, उस एजेंट ने मुझे बताया था। वह व्यक्ति अपने हाथों में तुम्हारा नाम लिखी एक तख्ती थामे रहेगा, उसने मुझे विश्वास दिलाया था। मैं सिडनी में उतरने के बाद दूसरे देश में प्रवेश की औपचारिकता पूरी करने व अपना सामान लेने के बाद आगंतुक कक्ष में पहुंचा। मैंने यह देखने के लिए उत्सुक था कि कौन मुझे लेने आता है और मैं किस तरह के परिवार के साथ ठहरूंगा। मैं प्रतीक्षा करता रहा, किंतु कोई भी नहीं आया। मैं बाहर निकल लोगों के चेहरे इस उम्मीद में गौर से देखता रहा कि शायद कोई आगे बढ़कर यह कहे कि क्या आप अमित शर्मा हैं।
मैंने उनके हाथों के लिए गए तख्तों को देखा कि शायद किसी पर मेरा नाम लिखा हो। मैं आगंतुक कक्ष के एक कोने से लेकर दूसरे तक यह सोचकर घूमता रहा कि कहीं मैं गलत निकास से बाहर आ गया हूँ, किंतु मेरे सारे प्रयास निरर्थक साबित हुए। जिस तरह गिलहरी बरसात में अपने भोजन की तलाश में घूमती है, उसी तरह घूमते हुए मैंने 1 घंटा व्यतीत किया। मैं थोड़ा घबराया हुआ और बेचैन था, आशान्वित भी था। मेरे प्रियजनों के चेहरे मेरी आंखों के सामने चमक उठे। वे यह जाने को चिंतित होंगे कि मैं सुरक्षित पहुंच गया। मैंने हवाई अड्डे पर फूल बेचने वाले से $5 का खुदरा कराया और एक फ़ोन में $1 के 2 सिक्के डालकर अपने घर में संक्षिप्त कॉल कर अपने परिजनों को यह बता दिया कि मैं सुरक्षित हूँ और बाकी सभी चीज़ें ठीक हैं। मेरी आवाज़ सुनकर उनकी चिंता दूर हुई। फिर मैंने 3 घंटे तक उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करता रहा जो मुझे लेने के लिए आने वाला था। मैंने सोचा कि जिसे भी यहाँ आना होता अब तक आ गया होता। अंततः मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई भी मुझे लेने नहीं आ रहा। बाद में मेरे कॉलेज ने मुझे यह बताया कि उन्हें किसी ने भी हवाई अड्डे पर लेने आने अथवा होम स्टे की व्यवस्था के लिए सूचना नहीं दी थी। अब मेरे पास जाने की कोई जगह न थी। ऑस्ट्रेलियाई झंडे, कंगारुओं तथा सिडनी ओपेरा हाउस को छोड़कर, जिन्हें मैंने टीवी पर तथा कॉलेज विवरण पुस्तिका पर देखा था, मेरे लिए यहाँ और कुछ भी परिचित न था। यहाँ मैं किसी को जानता भी न था। हालांकि मेरा एक चचेरा भाई यहाँ रहता था, मगर हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। मेरे मित्र का एक मित्र भी यहाँ रहता था। मेरे पास उसके 2 नंबर थे। मैंने उन दोनों पर बात करने की कोशिश की, पर वे दोनों गलत नंबर निकले। मुझे शरीर से पसीना निकलता महसूस हुआ। मैंने अपना सिर खुजाया। सच्ची, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं ठहरने की जगह कहाँ देखूँ और कहाँ खाऊँ? मैं किसी होटल में जा सकता था, पर अपने पास कुल जमा $3000 से कुछ ऊपर की रकम की जीवन रेखा के साथ मैं कितने दिन काट पाता? तभी मुझे याद आया कि मेरे एजेंट का पुत्र भी सिडनी में ही रहता था, जिसका नंबर उसने मुझे दे रखा था। यदि कोई आपातकाल हो तो तुम उसे कॉल कर सकते हो, उसने कहा था। यह तो मेरे लिए एक आपातकाल ही था। मैंने उस नंबर पर कोशिश की। दूसरे सिरे पर किसी ने फ़ोन उठाया। यह एजेंट का पुत्र ही था। मैंने अपने सौभाग्य को धन्यवाद दिया। मैंने संक्षेप में उसे अपने होम स्टे की गड़बड़ के विषय में बताया और कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, यह समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई बहन अगले 3 सप्ताह के लिए भारत गए हुए हैं, सो तुम मेरे साथ ही ठहर जा सकते हो, उसने कहा। एक टैक्सी ले लो और चले आओ, उसने अपना पता बताते हुए मुझसे कहा। मैंने एक टैक्सी को संकेत किया और उसमें बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, गडेमिट। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया क्योंकि मुझे यह वाक्य अंग्रेजी का नहीं लगा। अंग्रेजी के ऑस्ट्रेलियाई उच्चारण से मेरा कभी पाला नहीं पड़ा था। मेरी देखी किसी हॉलीवुड फिल्म में भी ऐसा उच्चारण नहीं था। वैसे भी मैंने ज़्यादा फिल्में देखी नहीं थी। बेबीज डे आउट से लेकर दी टर्मिनेटर तक शायद कुल मिलाकर 20 के आसपास देखी होंगी। मैंने उसे अपना पता दिया और हम चल पड़े। अरे वाह, चारों ओर सभी चीज़ें कितनी साफ सुथरी लग रही थीं। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि इतनी सफाई और सुव्यवस्था भी संभव हो सकती है। अंत में हम अपने गंतव्य पर पहुँचे। उत्तरी सिडनी में फाल्कन स्ट्रीट। मौसम सर्द था। मैं 21 जून को वहाँ पहुँचा था। सौभाग्य से यह एक रविवार था। यदि यह एक काम का दिन होता तो एजेंट का पुत्र घर पर नहीं होता और कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठाता। इसी बीच फ़ोन कॉल और टैक्सी भाड़े में मेरे $36 निकल चुके थे, यानी मेरी जमा पूंजी का 1%। मैं किसी तरह अपने भारी बैग पहली मंजिल तक ले गया।
एजेंट का पुत्र कोई 20 वर्ष का युवा था और उसने अपना नाम हैप्पी बताया। उसने मुझे अपने बैग बाहर के कमरे में ही छोड़ देने को कहा। यह केवल एक बेडरूम का अपार्टमेंट था। तुम सोफा बेड पर सो सकते हो, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। मैं बस यही सोचकर प्रसन्न था कि सिर के ऊपर एक छत तो नसीब हुई। हैप्पी ने सप्ताहांत में एक मित्र को बुला रखा था। वह कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट था। वहाँ छात्र वीजा पर रह रहा था और एक कारखाने में काम करता था। जल्दी ही 4 और युवक आ गए। वे सभी उसी कारखाने में काम करते थे और उनमें से एक ने हाल ही टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त किया था। जब हम सब साथ बैठे थे तो उस पोस्ट ग्रेजुएट युवक ने मुझे कुछ बिन मांगे सुझाव दिए। यदि तुम यह सोच रहे हो कि यहाँ एक नौकरी प्राप्त कर सकोगे तो इसे भूल जाओ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से M.Com हूँ और मैं यहाँ एक कारखाने में काम करता हूँ। इस देश में बहुत ज़्यादा नस्लवाद है और भारतीय डिग्री और अनुभव का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पर स्थानीय अनुभव ही काम आता है। क्या इसे एक सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस नहीं मिल सकता? दूसरे ने पूछा। उसके कोर्स की कीमत लगभग $1200 है और ये यदि उतना दे तो भी काम मिलने का आश्वासन नहीं दे सकते, उस M.Com युवक ने किसी भविष्यवक्ता की तरह घोषित किया। हाँ, शायद इसे कारें धोने का काम मिल सके। हो सकता है किसी रेस्तरां में बैरे का काम। यह उनका उच्चारण नहीं समझ पाएगा। क्या यह देहात के किसी फार्म पर काम कर सकता है? यदि और कुछ भी न मिले तो यह काम कर सकता है, किंतु यह ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उस तरह यह पढ़ नहीं सकेगा। यदि यह अपनी परीक्षा में पास ना हो सके या फिर इसका वीज़ा समाप्त हो जाए, वैसी स्थिति में यह खेत पर जा सकता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो इसे नौकरी दे सकता है। उसका आलूओं का एक खेत है। फिर मिस्टर कॉमर्स ने कहा, टैक्सी ड्राइवर? तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें सारी सड़कों के नाम और रास्ते याद करने पड़ेंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि इसके लाइसेंस की परीक्षा कितनी कठिन होती है? अभी तक मैं स्वयं इस बहस में नहीं पड़ा था। यह सब उनके ही बीच चल रहा था। सामान्यतः मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि वे मेरे बारे में क्या कह अथवा सोच रहे थे। मुझे किसी के सामने खुद को साबित नहीं करना था। इन लोगों के सामने तो कतई नहीं, मगर मेरे लिए उन सब की चिंता देखते हुए मैं भयभीत था कि वे सब अपनी बातचीत कभी बंद नहीं करेंगे। सुनो बंधुओं, मैं बोल पड़ा। मुझे यह अच्छी तरह पता है कि मुझे यहाँ क्या करना है और यह टैक्सी चलाना, कारें धोना अथवा आलू छीलना उसमें शामिल नहीं है। इसके पहले कि मेरे पैसे खत्म हो जाएं, मैं कुछ बेहतर काम की व्यवस्था कर लूँगा। मैंने कुछ और भी चीज़ें कहीं जो अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु मुझे इतना तो अवश्य याद है कि मैं 5 मिनटों तक बिना रुके बोलता रहा था। उसके बाद उन्होंने मेरी चिंता छोड़ दी। हैप्पी ने मुझसे पहले ही दिन से किराया देने को कहा, फ़ोन बिल का भुगतान उपयोग के आधार पर करना और बाकी सुविधाओं के लिए उपयोग के दिनों के आधार पर। मुझे 3 सप्ताह के अंदर अपने लिए रहने की व्यवस्था कर लेनी थी। यह सब तो मेरे लिए ठीक था, पर अभी मुझे जोरों की भूख लगी थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। लंच का समय गुजर चुका था और कोई भी लंच की बात नहीं कर रहा था। अंत में 5 बजे के करीब उन्होंने बियर और दूसरे किस्म की शराब निकाली और खाने की चीज़ों के आदेश किए। उन्होंने मुझे बियर की पेशकश की और थोड़ी विस्की भी आजमा कर देखने पर जोर दिया। मैंने इनकार कर दिया। शराब और सिगरेट का सेवन तथा ऐसी दावतों का मेरी जीवन शैली में कोई स्थान न था। इसके अलावा मैं इन लोगों से अपरिचित भी था। मेरे परिचितों में प्रोफेसर शर्मा तथा प्रवेश ही वे 2 लोग थे जो शराब का सेवन करते थे। प्रवेश कभी कभी ही पीते थे, जबकि प्रोफेसर शर्मा अत्यंत शालीनता से पीते थे। वैसे भी हमारे सभी आनंद मस्तिष्क में निवास करते हैं। मैंने अपनी आनंदानुभूति के लिए इनसे कहीं बेहतर और स्थायी चीज़ों के अनुभव किए थे और उनके कोई हानिकारक दुष्प्रभाव भी न थे।
एक बौद्धिक चुनौती मुझे सबसे अधिक रोमांच दिया करती। मैं लगातार घंटों बैठा किसी कंप्यूटर समस्या को सुलझाता अथवा शतरंज की बिसात पर नजरें गड़ाए रह सकता था। पढ़ने और अपने कीबोर्ड पर संगीत के सृजन का तो कहना ही क्या। और तो और जब एक महान पुस्तक समाप्त होती अथवा मैं किसी कंप्यूटर समस्या को सुलझा लेता तो मुझ पर भी आनंद का एक नशा देर तक हावी रहा करता। सबसे बढ़कर मैंने अंतर्मन के आनंदों से साक्षात्कार किया था। मैंने ध्यान के सागर में गहरी डुबकी लगाने के आनंद की अनुभूति की थी। मैंने वेद मंत्रों के गान का आनंद उठाया था, जिनकी ऊपर उठती प्रत्येक ध्वनि मुझे एक दूसरी ही दुनिया में स्थानांतरित कर दिया करती। यदि आत्मा के लिए कोई उत्तेजक वस्तु थी, यदि प्राणों के लिए कोई नशा था, तो मेरे लिए वह ध्यान ही था। अगले दिन मैं बैंक जा पहुंचा ताकि एक नया खाता खोल सकूं। बैंक मैनेजर एक दोस्ताना स्वभाव के व्यक्ति थे। एक बड़ी सी मुस्कान से मेरा स्वागत किया। किसी ने भी कतार तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। यह जगह सुव्यवस्थित मगर तनाव रहित थी। 30 मिनट से भी कम समय में मेरे पास एक बैंक खाता नंबर और एक अस्थायी ATM कार्ड मौजूद था। घर वापस लौटते समय मैंने एक निःशुल्क स्थानीय अखबार उठा लिया, जो प्रशासनिक सचिवों, सहायकों, टेलीमार्केटरियों इत्यादि की ज़रूरतों के विज्ञापनों से भरा था, किंतु प्रोग्रामरों, संपादकों अथवा विक्रेताओं के लिए कोई जॉब नहीं थी। मुझे बाद में पता चला कि केवल मुख्य धारा के अखबार ही वैसे काम के विज्ञापन प्रकाशित किया करते थे जिनकी मुझे तलाश थी। दोपहर के बाद मैं अपने नए कॉलेज में गया। यह एक छोटी इमारत के एक तल्ले में अवस्थित कुछ कमरों में ही सिमटा था। इसके प्रिंसिपल रिचर्ड डा सिल्वा एक अच्छे व्यक्ति थे। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और उनसे यह अनुरोध किया कि वे मुझे एक काम दिलाने में मदद करें, परंतु उन्होंने कहा कि वे इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे मुझे बिना वेतन के एक काम का अनुभव लेने में सहायता कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे वचन दिया कि वे इसकी चेष्टा अवश्य करेंगे। अपने फ्लैट के बगल में ही मुझे एक व्यवसायिक केंद्र मिल गया, जहां मैंने अपना जीवन परिचय तैयार तथा प्रिंट कर उन्हें विभिन्न कंपनियों को फैक्स कर दिया। मैंने विभिन्न सचिव तथा प्रशासनिक कार्य संबंधी नौकरियों के लिए आवेदन किया था। फैक्स भेजने में लगभग 1 घंटे का समय लगाने के बाद मैं घर की ओर लपका, ताकि यदि कोई फ़ोन करे तो उसे सुनने के लिए मैं वहां मौजूद रहूं। मैं पूरे दिन फ़ोन के निकट बैठा रहा, मगर किसी ने फ़ोन नहीं किया। दूसरा दिन मैंने और भी ज़्यादा फैक्स भेजे। तीसरे दिन पता चला कि मुझे विभिन्न कंपनियों की नौकरियों के बारे में पूछताछ के लिए स्वयं फ़ोन करना होगा। वे मुझे फ़ोन नहीं करेंगे। चौथा दिन मैंने घर पर फ़ोन कर उन्हें बताया कि यहाँ सब ठीक है। मुझे पता चला कि मेरी माँ ने अपने बड़े भाई को फ़ोन कर उनसे बातें की थी, जिनके पुत्र अरुण मौदगिल सिडनी में रहते थे। उन्होंने यह सलाह दी कि मैं उन्हें फ़ोन करूं। अरुण भैया ने मुझे यह कहा कि वे सप्ताहांत में मुझे अपने साथ ले जाएंगे और यह कि मुझे इसके लिए अपने सामान बांधकर तैयार रखने चाहिए। मैं खुश था कि मुझे अरुण और उसके परिवार के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिलेगा। 5वां दिन मैंने डाक में एक नहीं 2 पत्र देखे, जिन पर कंपनियों के चिन्ह छापे थे। मैं रोमांचित हो उठा, तो अंततः मुझे एक इंटरव्यू कॉल मिल ही गया, अथवा संभव यह सीधा नियुक्ति पत्र ही हो। पहला पत्र तो एक विनम्र इनकार का था। इसे इतनी शिष्टता से लिखा गया था कि मैंने सोचा कि उन्हें वस्तुतः मुझसे प्रेम था, पर वे किसी वास्तविक वजह से मुझे काम पर नहीं रख सकते थे। मैंने दूसरा पत्र खोला, वह भी ठीक पहले की ही तरह था। मैं निराश हो उठा, मगर फिर भी मैंने उनके इन पत्रों की प्रशंसा की। आखिर किसी ने तो यह लिखने का ध्यान रखा कि उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद मैंने उन पत्रों पर लिखे नंबरों पर फ़ोन किया, जहां से मुझे कहा गया कि यदि भविष्य में कभी ऐसा अवसर आया तो वे मुझे उसकी जानकारी देंगे। सामान्यतः भारत में रहते हुए मैंने अपने अनुभव अपने किसी परिजन अथवा प्रोफेसर शर्मा से साझा किए होते, मगर यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं बातें कर सकता। एकाएक मुझे एक शून्यता की अनुभूति हुई।
मुझे पहली बार यह समझ में आया कि मैं एक बिल्कुल नए देश में निपट अकेला था। मेरी पीठ पर कोई भी नहीं था और मुझे वहाँ जीने के लिए किसी उपाय की तलाश करनी थी। मुझे कॉलेज में पढ़ना था, काम ढूंढना था, रहने के खर्चे निकालने थे और इतनी बचत भी करनी थी कि दूसरे वर्ष की ट्यूशन फीस भी दे सकूं, जिसमें असफल रहने पर मुझे देश से बाहर कर दिया जा सकता था। मैं बाथरूम में गया, जो हैप्पी के फ्लैट में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां मैं एकांत पा सकता था। आईने में देखने पर मैंने यह पाया कि मैं रो रहा हूँ। मैंने खुद को रोकने का प्रयास नहीं किए, बल्कि जी भरकर रोने दिया। ऑस्ट्रेलिया में मैं उसी समय पहली व अंतिम बार आंसू बहाए थे। उसके बाद मेरी आंखें सूज गईं और मेरा चेहरा थका हुआ सा लग रहा था, पर मैं तरोताज़ा और हल्का हो गया। शायद मेरी चेतना में यह बात गहराई तक बैठ गई थी कि मैं यहाँ बिल्कुल अपने भरोसे था और इस स्वीकृति ने मुझे हल्का कर दिया। मैं अपना चेहरा गंदा रखना सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि 1 घंटे के भीतर ही अरुण भैया से मेरी भेंट होने जा रही थी और मैं उन्हें यह नहीं जानने देना चाहता था कि मैं रो रहा था। मैंने चेहरा धोया और सप्ताहांत के लिए अपना बैग पैक कर उनका इंतज़ार करने लगा। जब मेरे फ्लैट के निकट वे पहुँचे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं तेज़ी से नीचे पहुँचा। वे वहाँ खड़े थे, अपनी चमचमाती होंडा लीजेंड के बगल में खड़ा एक आकर्षक व्यक्ति। हमने हाथ मिलाए और मैंने उनके चरण छुए। इसके पहले उनसे मेरी केवल 2 बार भेंट हुई थी। पहली बार जब मैं एक बालक था और दूसरी बार जब वे कुछ वर्षों पहले भारत आए थे। वे कार चला रहे थे और मैं उनकी बगल में बैठा था। मुझे उनकी कार भा गई। उसकी एकदम साफ सुथरी खूबसूरती, कीमती चमड़े से मढ़ी आंतरिक साज सज्जा, स्वचालित गियर और पैर फैलाने की विस्तृत जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। भैया इस बात को बहुत पसंद नहीं करते थे कि कोई छात्र ऑस्ट्रेलिया में छात्र वीज़ा पर आए और फिर यहाँ रहने तथा पढ़ने के लिए संघर्ष करे। यह विचार उन्होंने कुछ वर्ष पहले तब व्यक्त किया था जब मेरे बड़े भैया को पढ़ने के लिए बाहर भेजने के बारे में मेरी माँ ने उनकी सलाह मांगी थी। उन्होंने कहा कि इसके बजाय यह कहीं बेहतर है कि छात्र भारत में ही अच्छी पढ़ाई करे और तब यदि उनकी इच्छा हो तो काम करने बाहर जाएं। यही वजह थी कि मैंने अपने ऑस्ट्रेलिया आगमन के विषय में उन्हें सूचना नहीं दी थी। जब मैंने अपनी स्थिति के विषय में उन्हें जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो हम इसे सफल करने के प्रयास करेंगे। जब हम साथ जा रहे थे तो मुझे यह पता चला कि उन्होंने हाल ही अपना काम छोड़ दिया था और श्रिंक रैप पैकेजिंग का एक नया व्यवसाय आरंभ किया था। भैया पेशे से एक इंजीनियर और मानसिक क्षमता से एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। बाद में उन्होंने अपने व्यवसाय को करोड़ों डॉलर के उद्यम में विकसित कर लिया, जिसका कारोबार 10 देशों में फैल गया। वे 7 हिल्स में रहते थे, जो सिडनी के पश्चिमी भाग में एक उपनगर था और जो मेरे कॉलेज से काफ़ी दूरी पर था। उनके घर पहुंचने में हमें बहुत समय लगा। वहां उन्होंने अपनी 2 छोटी बेटियों से मेरा परिचय कराया, जिनके नाम अनंता तथा आयशा थे। उनकी उम्र क्रमशः 6 तथा 3 वर्ष की थी। उनकी पत्नी अंजू एक प्रमाणित अकाउंटेंट थी और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काम करती थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वे अपने घर काम पर ही थी। उस शाम वे बाद में घर पहुंची, जहां मैं और भैया बैठे बातें कर रहे थे। अंजू ने अपना सिर एक ओर झुकाया और मुझे देखकर चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ हेलो कहा। उनकी उष्मा ने अचानक सब कुछ सहज बना दिया। धीरे धीरे पता चला कि वे एक स्नेहपूर्ण, प्रतिभाशाली और कमाल की महिला थीं। हालांकि अभी घर से यहाँ आए 1 सप्ताह ही गुजरा था, पर मुझे ऐसा लगा जैसे अनंत काल गुजर गया हो। 1 सप्ताह के अंदर मैंने कॉलेज में रिपोर्ट की, अपना मेडिकल बीमा कराया, एक नया बैंक खाता खुलवाया, 20 नौकरियों के लिए आवेदन किए, 2 लिखित अस्वीकृति पत्र प्राप्त किए, उत्तरी सिडनी की सड़कों की खाक छानी, एक सेल्स सेमिनार में यह समझकर भागीदारी की
कि यह एक इंटरव्यू कॉल था। एक शतरंज शिक्षक की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, कॉलेज में काम के अनुभव के लिए आवेदन किया और ऑस्ट्रेलियाई उच्चारण से सुपरिचित हो गया। इसी बीच मेरे $200 से भी ज़्यादा व्यय हो चुके थे। शनिवार को अरुण एवं अंजू ने कुछ दोस्तों को बुला रखा था। इसके पहले वाले सप्ताहांत के विपरीत यह गंभीर लोगों का समूह था। हमने एक आनंददायक रात्रि भोज लिया और मैंने अपने यामाहा कीबोर्ड पर, जिसे मैं भारत से लेकर आया था, कुछ गाने बजाए। सभी लोगों ने आराम से बैठकर संगीत का आनंद लिया। अगले दिन मेरे लिए जाने का समय था। सुबह के समय अरुण मेरे पास आए और उन्होंने कहा, हम लोग यह चाहेंगे कि जब तक तुम कहीं कुछ जम न जाओ, हमारे साथ ही रुको। मैं तो इसे बहुत पसंद करूँगा भैया, मैंने कहा, मगर मैं भार नहीं बनना चाहूँगा। क्या परिवार में बाकी सभी लोग इसके लिए तैयार हैं? हाँ, मैंने अंजू से बात कर ली है। सच तो यह है कि यह उसी का विचार है। उनके इस भाव ने मानो मेरा दिल छू लिया। अरुण ने मुझे अपने फ़ोन लाइन का भी प्रयोग करने को कहा, जिसके साथ एक अलग फैक्स मशीन थी। जब मैं नौकरी के आवेदन भेजने में लग गया तो मेरे मस्तिष्क में व्यवसाय के तरह तरह के विचारों की मानो बाढ़ सी आ गई। मुझे चारों ओर अवसर ही अवसर दिखने लगे। समय बर्बाद न करने की इच्छा के वशीभूत मैंने व्यवसाय का एक नाम भी आरक्षित करा लिया, जो वेबकॉम टेक्नोलॉजीज था। इंटरनेट का विकास एक विराट घटना के रूप में सामने आ रहा था, जिसकी संभावनाओं का कोई और छोर न था और मैं इस अवसर को हाथ से जोड़ जाने देना नहीं चाहता था। मेरी एकमात्र बाधा यह थी कि मेरे पास कुछ भी आरंभ करने की पूंजी नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं था कि मुझे लाखों अथवा यहाँ तक कि $10,000 की ज़रूरत थी। मुझे बस कोई यह कहने वाला चाहिए था कि तुम अगले वर्ष की कॉलेज फीस के लिए $5,000 और अगले 6 माह के रहने खाने खर्चों की चिंता मत करो। और इसके बाद मैंने खुद को एक व्यवसाय खड़ा करने की पूरी तरह से झोंक दिया होता। किंतु इस पल तो मेरे लिए सांस लेने की जगह भी उपलब्ध न थी। मैंने बहुत जल्द यह समझ लिया कि स्थानीय अखबारों में सॉफ्टवेयर से संबंध नौकरी के ज़्यादा विज्ञापन नहीं होते और कोई भी मुझे काम देने को इसलिए तैयार न था क्योंकि मेरे पास कोई स्थानीय अनुभव न था। और ज़्यादा कंपनियों के संपर्क में आने के लिए मैं रोज़ाना येलो पेजेस छान जाता और 50 संभावित नियुक्तियों को फ़ोन किया करता। मैं वैसे 100 फ़ोन भी कर सकता था, पर अरुण भैया के लैंडलाइन में निःशुल्क स्थानीय फ़ोन करने का एक कोटा नियत था। मैं वह सीमा पार नहीं करना चाहता था। एक बार मैंने किसी को फ़ोन किया, जिसने मेरी बात सुनने के बाद कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी रोबोट की बातें सुन रहा हूँ। रोबोट? यह बिल्कुल साफ था कि मैं अपनी कोशिश में विफल रहा। जरा सोचिए तो सही, कहाँ तो मैं इन कोशिशों में अपनी जान दिए जा रहा था और कहाँ फ़ोन के दूसरे सिरे पर मेरी बातें सुनने वाले व्यक्ति को यह लग रहा था कि मैं कोई रोबोट हूँ। इसका मतलब था कि मेरी आवाज़ मशीनी लग रही थी। किंतु इसके बाद उसने जो कहा उससे मेरी सोच गलत साबित हुई। मुझे आईटी से संबंध कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्त, उसने कहा, पर क्या तुम मेरे लिए फ़ोन पर मार्केटिंग करोगे? मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है फ़ोन पर जिसकी आवाज़ तुम्हारे जैसी हो। किसी ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति से अपनी सराहना सुनने का मेरे लिए यह पहला अवसर था, पर चूंकि मैं अब भी प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में एक नौकरी या काम पाने को उत्सुक था, सो मैंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। किंतु हर बीतते दिन के साथ मैं अधिकाधिक निराश होता गया। एक सप्ताह बाद मुझे एक टेली मार्केटिंग की नौकरी का आमंत्रण मिला। यह कंपनी भी एक उपनगर वॉल्कम हिल्स में स्थित थी और यह अक्षरशः एक गृह उद्योग था, यानी नियोक्ता ने अपने घर को ही ऑफिस की शक्ल दे दी थी। मेरा मेहनताना $12 प्रति घंटा तय किया गया, जिसके ऊपर से मुझे कमीशन मिलना था। इस पैसे से मैं क्या क्या करूँगा यह सोचने का लोभ मैं संवरण न कर सका। अचानक यह एक बड़ी रकम लगने लगी। मेरा काम यह था कि मैं छोटे छोटे व्यवसायों को अपनी सेवाओं की पेशकश करूं। एक बार जब ग्राहक दिलचस्पी लेता दिखे तो मुझे उसको एक ऑर्डर फॉर्म फैक्स कर देना था
और यदि वह ग्राहक उस पर अपने हस्ताक्षर कर अपने क्रेडिट कार्ड्स के विवरण के साथ उसे वापस फैक्स कर दे तो यह सौदा पक्का माना जाना था। किंतु मेरे नियोक्ता ने इन सब के लिए एक खास प्रक्रिया तय कर रखी थी। मुझे 9 बजे सुबह से लेकर 1 बजे अपराह्न तक फ़ोन कॉल करने थे। उसके बाद अपराह्न में फैक्स करना था और शाम में अथवा दूसरे दिन फ़ोन से दोबारा पूछताछ करनी थी। मैंने दिन के भोजन अथवा चाय के लिए भी अवकाश नहीं लिया। मैं बस फ़ोन पर फ़ोन करता चला गया। मुझे पता चला कि दूसरे टेली मार्केटियर सुबह के समय केवल 1 अथवा 2 ग्राहक को तैयार कर पाते हैं, जबकि मैंने पहले ही दिन सुबह के सत्र में 8 और अपराह्न के सत्र में 14 ग्राहकों को तैयार कर लिए, क्योंकि मैं पूरे दिन नए कॉल करता ही रहा। जैसे ही मुझे कोई ग्राहक दिलचस्पी लेता हुआ लगता, मैं फैक्स मशीन तक दौड़ जाता, उसे फैक्स भेजता और फिर तुरंत ही पूछताछ कॉल पर ही कर लेता, ताकि मैं सौदा पक्का कर लूं। पहले ही दिन मैंने 6 ग्राहक पक्के कर लिए। वाह, क्या बात है, मैंने सोचा। मगर मेरे बॉस का विचार कुछ दूसरा था। उन्हें मेरा अनुचित समय में फैक्स करना पसंद नहीं आया। तुम्हें प्रक्रिया का पालन करना होगा, उन्होंने दूसरे दिन मुझसे कहा। हम केवल दिन के भोजन के समय फैक्स भेजते हैं। मैंने उससे माफ़ी मांगी और आगे के फ़ोन करने अपनी मेज पर चला गया। इस तरह दूसरे दिन मुझे लगभग 30 इच्छुक ग्राहक मिले, पर सौदा एक भी पक्का न हुआ। जहाँ तक मेरा विचार था, गरम लोहे पर ही चोट की जानी चाहिए। यह सीधी सी बात थी, जिसके लिए ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तीसरे दिन मैंने इस हेतु ऑपरेशन मैनेजर की सहायता लेने का निर्णय लिया, जो मुझसे बड़ी आयु की एक महिला थी। उन्होंने बताया कि मैं अपने सारे लक्ष्य पार कर सकता हूँ, बशर्ते मुझे तुरंत ही फैक्स करने की अनुमति दी जाए। वे मेरा अनुरोध लेकर बास के पास गईं, जबकि मैं उनके केबिन के बाहर इंतजार करता रहा। कुछ मिनटों बाद बास उस महिला के साथ ही बाहर निकली और मेरे सामने ही उनसे कहा, इस बेवकूफ़ को यहाँ से बाहर निकल जाने को कहो। मुझसे आज तक किसी ने ऐसे बात न की थी। मुझे पैसों की आवश्यकता तो थी, पर मैं इसके लिए अपमान सहने को तैयार न था। जैसा कहा जाता है, हर चीज़ के लिए एक पहला अवसर हुआ करता है, तो ऐसी किसी चीज़ के अनुभव का यह मेरा पहला ही अवसर था। मैंने इसकी कोई तैयारी न कर रखी थी। आप अपनी जुबान संभाल कर बोलें, मैंने कहा। भाग यहाँ से साले, उन्होंने प्रत्युत्तर में अपशब्द कहा। मैं सन्न खड़ा रहा। उस महिला ने जल्दी से मुझे चले जाने को कहा, अन्यथा वह सज्जन गुस्से से पगला सकते थे। आप 2 दिनों का मेहनताना और कमीशन मुझे देंगी या नहीं, मैंने महिला से पूछा। महिला के बजाय बास ने ही उत्तर दिया, इसको यहाँ से बाहर निकालो। आपको हो क्या गया है, मैंने कहा। असहाय जैसा महसूस करते हुए मैंने उसकी इस तरह तेज आवाज़ और अधिकार के साथ बोलने की कोशिश की, पर वैसा असर पैदा न कर सका। स्वयं मुझे ही मेरी आवाज़ दबी दबी और तुच्छ सी लगी। उन्होंने नफरत से अपना सिर हिलाया और अपने केबिन में चले गए। उस महिला ने मुझसे चले जाने का अनुरोध किया। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर चला आया। मैं अत्यंत तनाव और तरह तरह के विचारों में खोया था और पैदल चलते हुए मैं कब बस स्टॉप पार कर गया, कुछ पता भी न चला। अंततः थककर मैं फुटपाथ पर बैठ गया और एक लंबे समय तक वहीं बैठकर सोचता रहा। 10 महीने बाद मुझे $5000 की ट्यूशन फीस देनी थी। फिर मुझे जल्दी ही अपने ममेरे भाई का घर भी छोड़ना था। मुझे अपने लिए कुछ न कुछ तो तय करना ही था। जब मैं वापस घर लौटा तो अरुण वहीं थे। तुम जल्दी लौट आए, उस आदमी ने मुझे अपशब्द कहे। तुम्हें अपशब्द किसने कहे? कंपनी के मालिक ने। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे। मैंने उन्हें घटना की थोड़ी जानकारी दी। ऐसा तो प्रायः नहीं होता, परंतु क्यों, फिर तुमने क्या किया? मैं कर भी क्या सकता था भैया, मेरे लिए कोई और विकल्प तो था नहीं। उन्होंने मुझे वहाँ से निकल जाने को कहा। यह तो बहुत बुरा हुआ, पर चिंता मत करो, तुम्हें कुछ और काम मिल जाएगा, उन्होंने कहा। क्या उन्होंने 2 दिनों के काम के पैसे दिए? उन्होंने केवल मुझे अपमान ही दिया, पैसे नहीं दिए। मैंने अपना सम्मान भुलाकर उनसे अपने मेहनताने की मांग की,
पर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें गोली मारो, चलो हम लोग कॉफ़ी पिएं। उन्होंने मुझे उत्साहित करने तथा हंसाने की कोशिश की, पर मैं वस्तुतः बहुत निराश था। अब कोई भी और कोशिश करने की मुझे जरा भी इच्छा न थी, किंतु कुछ न करना एक ऐसी विलासिता थी जिसे मैं सहन नहीं कर सकता था। वहाँ टिके रहने के लिए मुझे अपनी कोशिशें लगातार जारी रखनी थी। मैंने एक बार फिर से येलो पेजेस निकाले और पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा से कंपनियों को फ़ोन करना शुरू किया। कुछ सप्ताह और 1500 कॉल के बाद ऑस्ट्रेलियन विंडोज़ पब्लिशिंग नामक कंपनी ने मुझे पहला मौका दिया। मार्गो फ्लोराइट नामक एक महिला ने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में मुझे अवैतनिक कार्य अनुभव के लिए इंटरव्यू हेतु तो बुलाया। मैं अगले दिन उससे मिलने गया और यह पाया कि वे अपने पति के साथ मिलकर यह व्यवसाय चलाती थी। अवैतनिक काम मेरे लिए कोई बहुत अच्छा ऑफर तो बिल्कुल न था, क्योंकि मैं तो पैसों की भारी ज़रूरत में था, किंतु एक आईटी उद्योग में काम करने का अनुभव मेरे लिए कहीं दूसरे जगह के वैतनिक काम से अधिक मूल्यवान था। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मुझे C++ में कोडिंग करने का मौका मिलेगा, जो मेरे लिए सुपरिचित प्रोग्रामिंग भाषा थी। तो उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया। वे जिस प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करते थे वह डेल्फी थी, जिसके विषय में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं इसमें काम करने को बहुत इच्छुक न था, क्योंकि डेल्फी में कोडिंग करने वाले के लिए आगे बढ़ने के अवसर नहीं थे। फिर भी तत्काल कोई भी अवसर मिलना ही मेरे लिए पर्याप्त था। AWP ने मुझे 4 सप्ताहों के कार्य अनुभव का प्रस्ताव दिया था। मैं पूरे समय HTML फाइलों को कॉपी करते हुए उन्हें रीनेम किया करता था। यह एक बहुत आसान काम था, पर मैं एक आसान काम की खोज में न था। मैंने अपने जीवन में बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि आप जितने कठिन काम को संभाल सकते हैं, पैसे भी उसी अनुपात में कमा सकते हैं। आप जितने ज़्यादा तनाव से निपट सकते हैं, उतने ही ज़्यादा पैसे पा सकते हैं। आसान कामों के लिए भुगतान भी सामान्य ही हो सकता है, पर मेरे पास कोई विकल्प न था। चौथे सप्ताह के आरंभ में उस दंपत्ति ने मुझे एक चकित कर देने वाला समाचार दिया। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। हम तुम्हारे साथ 1 वर्ष का अनुबंध कर खुशी होगी। अगले सप्ताह से आरंभ कर हम तुम्हें $15 प्रति घंटे की दर से सप्ताह में 40 घंटों के हिसाब से $1 का भुगतान करेंगे। मुझे अपने कानों पर विश्वास न था। अंततः मुझे एक नौकरी का प्रस्ताव मिला। किसी को यह लगा कि मेरा कुछ मूल्य है। मैंने उन्हें उनके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद दिया, हालांकि मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। इसका एक कारण तो यह था कि मैं कोडिंग का काम नहीं कर रहा था। मैं जो कुछ कर रहा था उससे मुझसे काफ़ी निचले स्तर का जानकार भी कर सकता था। दूसरा, मैंने अब तक अपने नियोक्ता को यह नहीं बताया था कि अपने छात्र वीज़ा पर मुझे प्रति सप्ताह केवल 20 घंटे के वैतनिक काम की अनुमति थी। उस शाम जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था तो हमारे प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। बधाई अमित, हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में तुम्हारे एक इंटरव्यू की व्यवस्था की है। आपका बहुत धन्यवाद रिचर्ड। यह 2 सप्ताहों का एक अवैतनिक कार्य अनुभव होगा। यदि उन्हें तुम्हारा काम पसंद आया तो वे इसे 2 सप्ताहों के लिए और भी बढ़ा देंगे। जी बहुत अच्छा। तुम्हारा इंटरव्यू बुधवार को होगा। बुधवार को मैंने AWP को फ़ोन कर अस्वस्थता के लिए अवकाश की सूचना दी। उन्होंने उसका बुरा नहीं माना। आखिरकार मैंने उनके लिए निःशुल्क काम कर रहा था। मैं अपने इंटरव्यू के लिए ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया TTA के ऑफिस में पहुंचा। यह शहर के केंद्रीय इलाके में स्थित एक छोटी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कंपनी थी, जिसके निर्देशक ग्रेगोरी रोस्टेंटो तथा जो मैसनो ने मेरा इंटरव्यू लिया। ग्रेग एक स्विस जर्मन थे जो काफ़ी समय पूर्व ऑस्ट्रेलिया चले आए थे। जो मैसानो हालांकि इतालवी मूल के थे।
किंतु उनका जन्म तथा पालन पोषण ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। इंटरव्यू के बाद उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की नौकरी का प्रस्ताव रखा। मैंने इस बात की पूरी पुष्टि कर ली कि मेरा कार्यानुभव प्रोग्रामिंग में होगा। मैंने पूछा कि क्या मुझे C++ में कोडिंग करने का मौका मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सामान्यतः C++ का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मुझे इस काम के पैसे नहीं मिलने जा रहे थे, पर मुझे एक साप्ताहिक रेलवे पास देने का वादा किया। अब मैं एक बड़ी दुविधा में पड़ गया था। एक तरफ मेरे सामने AWP द्वारा पूर्णकालिक काम का प्रस्ताव था और वे मुझे भुगतान करने को तैयार थे, किंतु उसमें विकास के अवसर अथवा कोई बौद्धिक चुनौती न थी। दूसरी ओर TTA मुझे केवल 2 सप्ताहों के लिए का वैतनिक अवसर दे रही थी, जिसमें आगे के लिए कोई आश्वासन न था, किंतु यह काम प्रोग्रामिंग के उस क्षेत्र में था जो मेरी रुचि तथा महत्वाकांक्षा के केंद्र में स्थित था। यदि मैं TTA को चुनता तो संभव था कि मैं एक बार पुनः वहीं पहुंच जाता जहां से मैंने शुरुआत की थी, यानी कंपनियों को फ़ोन कर उनसे कार्यानुभव के लिए अनुरोध करना। AWP के साथ संभव था कि मैं 1 वर्ष बाद भी फाइलें ही कॉपी और पेस्ट करता रहता। अधिक से अधिक मेरे साथ बुरा क्या हो सकता था, मैंने स्वयं से पूछा।